नमस्कार। भारत के गांवों में बड़े बड़े फैसले कौन लेता है, कभी सोचा है? आज हम ठीक उसी सिस्टम को समझने वाले हैं जो ताकत को सीधे गांव के लोगों के हाथों में देता है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र मतलब जनता का राज। पर सवाल यह है कि ये राज, ये ताकत असल में शुरू कहां से होती है? क्या ये दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी से आती है, या फिर इसकी जड़ें हमारे अपने गांव, हमारे अपने मोहल्ले में हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र गांव के दरवाजे तक पहुंचा कैसे। फिर हम इसके 3 लेवल वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद बात होगी कि असल पावर लोगों को कैसे मिलती है, और हाँ, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि भाई ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर ऐसे नौबत ही क्यों आई कि संविधान में इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा? ऐसा क्या था जिसे ठीक करने के लिए पार्ट 9 को लाया गया? और इस सवाल का जवाब मिला 1990s की शुरुआत में, एक बहुत ही ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। पता है, इस एक कदम ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सिर्फ एक कानूनी चीज होने से निकालकर उससे भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा हिस्सा बना दिया जिसे कोई हटा नहीं सकता। एक संवैधानिक गारंटी दे दी। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया था, वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। सीधा सा मतलब यह है कि बड़े बड़े फैसले अब किसी दूर दराज की राजधानी में नहीं, बल्कि गांव के अंदर ही लिए जाएंगे। और कौन लेगा? वही लोग जो वहां रहते हैं। सोचिए कितना बड़ा पावर शिफ्ट था ये। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये सिस्टम लाया क्यों गया। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, जमीन पर इसकी बनावट कैसी है। चलिए अब इस लोकतंत्र की नींव को करीब से देखते हैं। देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर के दिल में एकदम सेंटर में है ग्राम सभा। इसे गांव की अपनी पार्लियामेंट समझ सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है? यहाँ गांव का हर एक वोटर, हर एक अडल्ट नागरिक अपने आप में एक मेंबर है। कोई चुना हुआ नेता नहीं, बल्कि हर कोई सीधे अपनी बात रख सकता है, फैसले ले सकता है। सच में यही है लोकतंत्र की असली आवाज। और फिर ग्राम सभा के ऊपर आता है 3 लेवल का एक पूरा ढांचा। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर बीच में ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद। ये बिल्कुल एक पिरामिड जैसा है जिसकी नींव गांव में है और जो ऊपर तक एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा है। मतलब हर लेवल पर गवर्नेंस मौजूद है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें लोग कौन होते हैं, उन्हें कौन चुनता है, और सबसे जरूरी बात, इनके पास असल में पावर क्या होती है? चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। और यहीं पर दिखती है असली डेमोक्रेटिक पावर। इन तीनों ही लेवल पर, यानी गांव, ब्लॉक और जिला, जो मेंबर्स होते हैं उन्हें लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एमएलए या एमपी के चुनाव में होता है। और फिर ये चुने हुए मेंबर्स मिलकर अपने चेयरपर्सन को चुनते हैं। मतलब पूरा प्रोसेस एकदम पारदर्शी और लोकतांत्रिक है। लेकिन इस सिस्टम की एक सबसे खास और कह सकते हैं कि सबसे प्रगतिशील बात है सीटों का रिजर्वेशन। संविधान यह पक्का करता है कि एससीज और एसटीज को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। यह सच में गेम चेंजर था। इस एक कदम ने लोकल पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और हाँ, इस पूरे सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए हर पंचायत का टर्म फिक्स है, पूरे 5 साल। इससे होता यह है कि जो चुने हुए लोग हैं उन्हें काम करने का, अपने वादे पूरे करने का भरपूर मौका मिलता है। और साथ ही 5 साल बाद उन्हें जवाबदेही के लिए वापस जनता के बीच जाना ही पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये पंचायतें करती क्या हैं? इनके पास कौन कौन से काम हैं? वो सारे काम जो सीधे सीधे गांव की जिंदगी से जुड़े हैं। खेती से लेकर पीने के पानी का इंतजाम, गांव की सड़कें और नालियां बनाना, स्कूल, हेल्थ सेंटर, मतलब गरीबी हटाने के प्रोग्राम तक। इनके पास वो शक्ति है जिससे ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन एक मिनट, इन सब कामों के लिए पैसा कहां से आता है? और ये कौन देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक नियम के मुताबिक हो रहा है? जाहिर है ये बहुत जरूरी सवाल हैं। तो चलिए अब जरा फाइनेंस और निगरानी के सिस्टम को समझते हैं। देखिए, पंचायतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्हें खुद के पैसे जुटाने की पावर दी गई है। वो लोकल लेवल पर कुछ टैक्स लगा सकती हैं, फीस वसूल सकती हैं, और हां, राज्य सरकार से ग्रांट तो मिलती ही है। इससे होता यह है कि वो हर छोटे बड़े काम के लिए सिर्फ सरकार के फंड पर डिपेंडेंट नहीं रहती। और पैसों का ये जो बंटवारा है वो सही तरीके से हो, इसके लिए भी एक सिस्टम है। हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है।
ये एक तरह से इंडिपेंडेंट रेफरी की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि राज्य सरकार और पंचायतों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे होगा, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और आखिर में चुनाव, डेमोक्रेसी की बुनियाद। पंचायत के चुनाव एकदम फ्री और फेयर हों, ये कौन पक्का करता है? इसके लिए है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एक पूरी तरह से आज़ाद बॉडी है जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देखती है। और इसकी आज़ादी इतनी ज़रूरी है कि हमारे संविधान में लिखा है कि कोर्ट भी इसके काम में दखल नहीं दे सकती। कमाल है ना? तो हमने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, पावर समझ ली, पैसे की बात भी कर ली, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस पूरे सिस्टम का असल में क्या असर होता है? इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, इसने ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। इसने महिलाओं और कमज़ोर तबकों को राजनीति में आने का मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात, इसने लोकल गवर्नेंस को सिर्फ एक आइडिया से निकालकर एक संवैधानिक हकीकत बना दिया है। सच में पावर को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया है। तो कुल मिला के पार्ट 9 सिर्फ संविधान के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये इस विश्वास का प्रतीक है कि असली लोकतंत्र वो है जो हर नागरिक की पहुंच में हो, हर गांव में, हर गली में। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या दुनिया भर में लोकतंत्र का भविष्य कुछ ऐसा ही है, एकदम जमीनी, एकदम लोकल?